अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ हमेशा की तरह इस प्रोग्राम का हिस्सा सजाद तरीन साहब, हमारे सीनियर एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मसाइल पर हम कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं और मसाइल नया नया एंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी, उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया इस बात पे कि वसीम अख्तर साहब ने ये सीट छोड़ी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया, कराची की आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इस पर भी बात करके देख लें। विफाक ने बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ एक्शंस लिए, इजलास हुए, वज़ीर आज़म ने ख़ुद दिलचस्पी ज़ाहिर की, बहुत परेशानी भी ज़ाहिर की। इजलास हुआ, कराची की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, इस पर भी आज बात कर लेंगे। शिबली फराज साहब ने, गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ हवालों से बात करते हुए कराची का जिक्र किया, और फिर कराची में जो इस वक्त एक परेशान कुन सूरत हाल है, उसमें बिजली का मसला है, उसमें सड़कों की टूट फूट का मसला है, और कराची का देरीना मसला पानी का मसला है। कराची में इलीगल हाइड्रेंट्स का मसला है। कराची के अवाम पानी को तरसते रहते हैं और फिर टैंकर माफिया वहाँ पर हावी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता जो बल्दियाती नुमाइंदे जा चुके हैं सिंध भर में और कराची में, उन पर भी आज बात करके देखेंगे। फिर कुछ और मसाइल जो कि सियासी उफक पर बड़ी तेज़ी से जन्म ले रहे हैं, उसमें मरीम नवाज़ की पेशियां हैं, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से कुछ परेशानियां अदालतों में, उस पर भी बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, सर पहले ज़रा कराची का जिक्र हो जाए। थोड़ा सा मामलात हम रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सर रोज़ एक नया पहलू निकल आ जाता है, और ख़ास तौर पर अभी तक बात जितनी भी हो रही है वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली, कराची में बेहतरी, कराची के मसाइल का हल। लेकिन सर क्या ये इतना आसान है कि इजलास हो जाएं और फिर कोई मेकनिज़म, कोई प्लानिंग, कोई ऐसी जामे चीज़ अभी तक सामने नहीं आई? सिर्फ बात ज़रूर हो रही है इस पर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो फ़ैसला हुआ उसमें कि वो जुमे को कराची जाएंगे। मैं समझता हूं कि अब तक कराची में जो कुछ हुआ वो वफाक और सूबे की जानिब से सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई है कि हम मर गए, ये हुआ, और उन्होंने कहा जी हमने ये किया, हमने वो किया। कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक ऐसा खूबसूरत शहर जो गरीब परवर शहर था, मुल्क भर से जो लोग वहाँ मौजूद हैं, मिनी पाकिस्तान है, मुआशी हब है, वहाँ 6 स्पेल आए हैं जी बारिश के, और बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। आप यकीन माने कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जो पानी से और बर्बादी से न बचाओ। कराची अब एक ऐसे उजड़े हुए शहर की जो मंजर कशी कर रहा है, जहाँ पानी है, गंदगी है, बदबू है, नालों की शक्ल में का एक शहर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कराची हुआ करता था किसी ज़माने में, अब वो शहर जो है एक मसाइल ज़दा हो गया है। अब उसके लिए जो मेरे ख़्याल में 20 अज़ला कराची समेत जो हैं, कराची के तमाम अज़ला और सिंध के बाकी अज़ला जो हैं, वो 20 अज़ला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से। लेकिन अभी वहाँ पर जिस हंगामी हालत में काम शुरू होना चाहिए था वो अभी उस तरह नहीं हो रहा। कराची के वो इलाके जो अशराफिया के इलाके हैं, जो मतलब अच्छे पैसे वाले लोगों के इलाके हैं, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अभी तक सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। कल के प्रोग्राम ने हमने डिस्कस किया उस पर कि वहाँ लोग मुजाहरे कर रहे हैं। आम जो बस्तियाँ हैं, आम जो कराची के इर्द गिर्द जो गोठ हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर बहुत पानी जो है वो मौजूद है। और एक अच्छा तरीन साहब, आपने नोटिस भी किया होगा, मैं और आप ख़ुद भी जब बात कर रहे होते हैं, कराची चूँकि उरूसुल बलाद बड़ा शहर, कराची पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर अगर देखें तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है। कराची की बात भी जायज़ बहुत ज़्यादा करनी है और करनी चाहिए भी, कराची के मसाइल हैं। लेकिन सर अगर हम इंटीरियर सिंध की थोड़ी सी बात करके देखें, जहाँ के कुछ हिस्सा हमने मेरा ख्याल है गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में भी आपके साथ भी और दीगर गेस्ट के साथ भी डिस्कस किया था। हैदराबाद बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है सिंध का। हैदराबाद के मसाइल भी झूं के धूं हैं सर। वहाँ पर इंडस्ट्री तबाह हो गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ छाड़ कर चले गए हैं हैदराबाद को, वो इंडस्ट्री खाली पड़ी है, भूत बंगले का मंजर पेश करती है। सड़कें वहाँ भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, और जो डोमिनेंट इलाके हैं पीपल्स पार्टी के, जहाँ पर डोमिनेंसी रही है वोट के हवाले से, वोटर के हवाले से, मैं कासिमाबाद की बात करूँ, वहाँ भी यही सूरत हाल है। कोई अलग सूरत हाल नहीं है कि हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के इलाके या जो हीराबाद के इलाके हैं, जो गाड़ी खाता का इलाका है, वहाँ के मसाइलों, तमाम हैदराबाद एक साथ जुड़ा है, एक साथ मसाइल। फिर इंटीरियर सिंध में आप ज़रा चले जाएँ, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। लाड़काना के खुद आपके सामने है, कितनी बार कई चीज़ें सामने आती रही, वहाँ पर
कुत्ते के काटने के इतने ज़्यादा केसेस आते रहे, वैक्सीन नहीं थी। हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग। मैं एक अगर थोड़ा सा आप मुझे इजाज़त दें तो शिबली फराज साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत के मैंडेट को मानते हैं, उनके ताउन के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो कुछ उन्होंने कहा था वो आपने पहले भी कि ये लोग खा जाएंगे, इनको हम पैसे क्यों दें? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है ना इश्तराकी तौर पर वफाक और सिंध को मिलकर कराची और सिंध की आवाम को मुश्किलात से निकालना चाहिए। आपने हैदराबाद की बात की, हमारे दोस्त हैं मारूफ तरक्की पसंद दानिशवर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अमीन राही साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हैदराबाद के जो टावर वाली फ्रूट मार्केट है और उसका जो जिसका मैंने पहले जी वो सारा इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ बहुत सूरत हाल ख़राब है। और वो ये कह रहे थे कि आप कराची को डिस्कस करते हैं, अंदरून सिंध और हैदराबाद की सूरत हाल भी कराची से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं तरीन साहब एक चीज़ इसमें आप ऐड भी कर दें। अब जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हैदराबाद के लिए और सिंध भर के लिए कपड़े के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से होलसेल मार्केट है, कपड़े की बहुत बड़ी होलसेल मार्केट उससे जुड़ी है। फिर रेशम गली जो कि गली के हवाले से बड़ा तरीन बाज़ार है, एशिया के जो बड़े गलियों वाले बाज़ार हैं उसमें आता है। वो सेम ऐसा है जैसे मुल्तान में हुसैन आगाही, अगर आप देखें तो उसको। सर ये तो कारोबारी इलाके बड़े तंग हैं, मतलब आप समझ लें कि मईशत पे फिर एक बार बुरे असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि अभी कोरोना से हम निकले हैं, कोरोना की वजह से हमारी जो मुल्क की ओवरऑल जो मईशत है उस पर अच्छे असरात नहीं पड़े। उसके आपने देखा होगा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हुई है, महंगाई हो गई है और मसाइल हो गए हैं। और उसके साथ अब ये जो बारिशों का सिलसिला है, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ अरसलान साहब, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हर साल ऐसे होता है। हर साल फोरकास्ट होती है कि जी बारिशें होंगी, हर साल कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता, कोई इत्तफाक राय नहीं पैदा किया जा रहा है कि बड़ा कोई डैम बनाया जाए ताकि ये पानी ज़ाया होने के बजाय किसी डैम में जाया जाए। इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई इत्तफाक राय नहीं पैदा किया जाए। कराची में एक तो बारिश है, बदबू है, मसाइल है, गंदगी है, और वहाँ जो एक और जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोगों के यहाँ 3-3 दिन से बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, और इसके वजह पीने के लिए पानी नहीं है, इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है। लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और जिन लोगों के पास जो पैसे वाले लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, वो तो अपने घर छोड़कर मुख्तलिफ होटलों में मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए, वो दिहाड़ीदार कहाँ जाए, जिसने रोज़ कमाना है और रोज़ अपने बच्चों को खिलाना है, वो कहाँ जाए। कराची में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं समझता हूँ कि कराची की जो सूरत हाल है, इसमें अब चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो है वो बैन अवी सतह पर भी अपील की है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो बहुत पहले ये अपील कर देनी चाहिए थी, ताकि बैन अवी इदारे जो हैं, जो बैन अवी इदारे जो हैं, बैन अवी जो लोग जो हैं वो यहाँ आएँ और आके इन लोगों की मुश्किलात के लिए कोई तावन करें। अच्छा तरीन साहब, एक और चीज़, वफाकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक मरकज़ी निज़ाम के तहत सिंध हुकूमत की मुआवनत करेंगे। अब सिंध हुकूमत के लिए विफाक के अंडर रहकर सिंध में तरक्की होते देखना और ख़ास पर कराची की बेहतरी देखना, क्या ये आसान होगा? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें बात यह है कि अभी फौरी तौर पर हमें इस उलझाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि कराची में जो पानी आ गया है वो पानी साफ़ कैसे होगा, लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहाल कैसी होंगी, वहाँ जो गंदगी है उसको कैसे उठाया जा सकता है, हॉस्पिटल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, लोगों को बिजली का जो निज़ाम है उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। सबसे पहले ये पॉइंट्स हैं 3-4 जी, इनको देखना होगा। और जो हमने आफतज़दा जो 20 के करीब अजला को करार दिया है कराची समेत, उनमें देखना होगा कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, बेहतरी कैसे लानी है। अगर उनके लिए बेहतरी के लिए वफाक पाकिस्तान है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, या और भी कोई इदारा है, वो अगर वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इनमें इस इतराज़ में अब नहीं पड़ना चाहिए कि जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लोगों की हालत, पहला जो नुक्ता नज़र है वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनको रेस्क्यू कैसे करें, उनकी मुश्किलात कम कैसे करें, सबकी तवज्जो उसी तरफ होनी चाहिए। और ये चीज़ें, मैं एक चीज़ पे बहुत हैरान हूँ जिसका मैं आपसे पहले भी इस पे जिक्र कर चुका हूँ। आज वो गवर्नर पंजाब ने भी यही कहा है कि अगर जो NGOs हैं उन्होंने काम करना है तो फिर बाकी जो इदारे हैं उन्होंने क्या काम करना है। वसीम अख्तर साहब तो आपके सामने हैं, वो जाते जाते तक यही कहते रहे इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। अब क्या मामला था वो तो आप ही बेहतर बताएंगे। नहीं, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, वसीम अख्तर साहब जो है ना वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसे देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बारिशें हर साल आती हैं, ये मसाइल हर साल होते हैं। आखिर ये बारिशें जो अगस्त सितंबर में शुरू होती हैं,
क्यों नहीं हम मई से ही इनके लिए इंतजाम शुरू कर देते। अच्छा, मैं तरीन साहब, हमें साबिर कायम खानी साहब ने ज्वाइन कर लिया, रहनुमा MQM पाकिस्तान, हैदराबाद से उनका ताल्लुक भी है। मैं ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी तरीन साहब, मैं चाहूँगा पहले आप ही ज़रा उनसे। साबिर साहब ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, सिंध के शहरी इलाके इस दफ़ा बारिश में तबाह तो हुए ही, लेकिन तमाम इंतजाम और चीज़ों की कलई भी खुल गई जिसके दावे किए जाते थे। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर जो है और उसकी बड़ी एक अहमियत है तारीखी, लेकिन 140 मिलीमीटर बारिश में ही यहाँ के कई इलाके ऐसे डूब गए कि शायद कोई सैलाब आ गया हो। और उसकी वजह वही थी कि बर वक्त इंतजाम ना करना, बर वक्त अपनी चीज़ों को नहीं संभालना। उसके बाद हुकूमत की और इंतजामिया की वो नाअहली और नालायकी सामने आई कि जिसने लोगों को परेशान कर दिया कि आज 5वां दिन है बारिश रुके हुए, उसके बावजूद हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है कि जिसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। और उसके बाद उसके पीछे रह जाने वाला कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें शहरी सिस्टम तबाह हो गया, उसको बहाल करने की जरूरत है। तो जो बारिश में हाल आपको नजर आया कराची का, हैदराबाद दायर है कि उस तरह मीडिया की तवज्जो हासिल नहीं कर पाया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा क्योंकि हैदराबाद गेटवे भी है अंदरूनी सिंध का। तो जो अंदरूनी सिंध के हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार जानने वाले रहते हैं, दूसरे लोग हैं, उनके जरिए जो पता चलता है कि अभी मीरपुर खास है, उसके आसपास के इलाके झुड्डो, नौकोट, वो सब ऐसे इलाके हो गए हैं कि जहाँ पे ना सिर्फ पानी बारिश का, बल्कि जो सेम नाले जिनमें पानी जाता था उनमें शगाफ पड़ने से भी बेचारे गरीब लोग हमारे अंदरूनी सिंध के वो भी परेशान हो गए। तो मैं तो कहूँगा वज़ीर आला सिंध ने जो हाथ खारा दर और मीठा दर के आवाम के सामने जोड़े, उसके उनको तो पूरे सिंध के लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका अजाला वो नहीं कर सकते कि वो जो हम कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तो तौबा, हाय उस पशेमा का पशेमा होना। अब पशेमानी लोगों के असासा जो तबाह हो गए, उनके मालो मता खत्म हो गए, घरों में पानी आया। मैं डॉक्टर अदीब साहब का डिफेंस में उनका देख रहा था कि उनका फर्नीचर, उनकी डाइनिंग टेबल डूब रही थी, अपनी किताबें बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग भी परेशान हो गए। तो ये तो शर्म और वाली बात है हुकूमत के लिए। साबिर कायम खान साहब, मैं अगर थोड़ी सी आपसे हैदराबाद की भी बात करूँ, फिर कराची की भी, क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? हैदराबाद में MQM का होल्ड रहा, हैदराबाद मीरपुर खास आपने जिक्र किया, मीरपुर MQM का बहुत होल्ड रहा, फिर कराची में तो मेयर MQM का रहा, हैदराबाद में भी कंवर नवीद साहब रहे, बड़ा लंबा अरसा MQM ने हैदराबाद पर भी हुक्मरानी की। लेकिन सर ये कोई नया मसला नहीं है कि अचानक कुछ हो गया हो। हैदराबाद के लिए सड़कों का हाल वही, आपको पता है, एक फ्लाईओवर बनाते हैं तो 10 सड़कें तोड़ने के बाद सारे लोग भूल जाते थे। मैं अभी तमाम इलाकों का जिक्र कर रहा था जिसमें हीराबाद है, मौशी हब है हीराबाद भी, हैदराबाद और दीगर सिंध के लिए, वहाँ से जुड़ा रेशम गली है। फिर आप अगर लतीफ़ाबाद देख लें, फिर कासमाबाद तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एक पर मलबा डाल देने से सारा कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, MQM को भी हम बरुल जिम्मा करार नहीं दे रहे। MQM की भी जितनी जिम्मेदारी बनती थी उसको पूरी करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं MNA हूँ मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का, यहाँ की आवाम भी कहती रही है कि जितने पंपिंग स्टेशन, उसकी मशीनरी, उनकी अपग्रेडेशन, जिस जमाने में MQM के पास पूरा इख्तियार था, निजामतें थी और उनकी जिम्मेदारी थी, उसको वो करते रहे। लेकिन 2010 के बाद जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जिस तरह लाया गया, फिर जिस तरह यहाँ की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ के मेंबर्स को, MNA MPs को स्कीमें देने से इनकार किया, उनकी तजावीज़ पर स्कीमें नहीं बनाई, तो सारी चीज़ों ने मिलकर शहर को डुबोने के बराबर कर दिया। आपने हीराबाद का जिक्र किया, आपने कासमाबाद का जिक्र किया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की ये कितनी नाअहली और नालायकी है कि चले हैदराबाद, लतीफ़ाबाद उनके हल्का नहीं है, उनको वहाँ से वोट नहीं मिलता, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, हालांकि वो हुक्मरान है पूरे सिंध के, लेकिन बवजह सियासी मजबूरियों के वो नहीं तवज्जो देते, फंडिंग नहीं करते। तो कासमाबाद तो उनका इलाका है, तो क्या वजह है कि कासमाबाद में, नसीम नगर में, लंदन टाउन में, प्रिंस टाउन में खुद जो वहाँ के MPA है, उनके घर के साथ जो गोट है, उनमें तमाम इलाकों में पानी क्यों खड़ा हुआ है? मेमन सोसाइटी में, हुसैनाबाद में, वो चीज़ें इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मिस प्लानिंग का नतीजा है, बर वक्त तवज्जो ना देने पर हैं। और मैं भी आपकी ऑनलाइन आने से पहले बात सुन रहा था कि यकीनन ये प्रिडिक्ट था कि मॉनसून आने वाला है, पहले से ज़्यादा आएगा, क्यों नहीं उसके बर वक्त इंतजाम कर लिए गए? वहाँ पे जो इदारे, जैसे हमारे यहाँ वासा काम करता है,
और मुझे अफसोस भी है कि वासा, और मुझे बात शुरू करने से पहले ताज़ियत और अफसोस का इजहार भी करना था कि इन बारिशों के नतीजे में जो 88 के करीब हलाकतें हुई, हैदराबाद से भी 2 हमारे लोग इसमें, मैं तो शहीद कहूंगा कि इसका वो पानी की वजह से नागानी तौर पे गए। उसमें वासा का एक एम्प्लॉय भी शामिल है, चेंज ओवर करते हुए उसकी शहादत हुई। ये वासा के वो एम्प्लॉय है कि जो बगैर तनख्वाह के कॉन्ट्रैक्ट पे 10-10 साल से काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट वासा को कोई फंड देने को तैयार नहीं है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए मदद देने को तैयार नहीं है। हमेशा उनका एक ये होता है कि शहरी इलाकों के ये इदारे, इनको हम फंडिंग क्यों करें, और यही वजह है कि इदारे तबाह होते जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है जो मौजूदा हुकूमत है, जितनी जिम्मेदारी एमक्यूएम की बनती है उसको हम ऑन करेंगे, उस पर हम कहेंगे जरूर कि इसको हमें बेहतर करना चाहिए। हुकूमत जिनके पास है 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं तमाम इदारों पर तमाम वसाइल के साथ, वो अगर आंसरेबल नहीं है तो हम किससे जवाब तलब? साबिर साहब, आप ये बताएं कि फौरी तौर पर आप अवाम के रिलीफ के लिए क्या तजवीज़ करेंगे? हुकूमत फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर क्या क्या इकदाम करे? देखें तरीन भाई, हमारे वजीर आला ने ऐलान किया कि सूबे में रेन इमरजेंसी लगा दी गई है। रेन इमरजेंसी के कुछ SOPs होते होंगे या नहीं होते? हमारे वजीर आला ने ऐलान किया कि हमने आफत ज़दा करार दे दिया सिंध के 16 डिस्ट्रिक्ट को। पहले उन्होंने सिर्फ कराची की 2 तहसीलों को किया, इब्राहिम हैदरी और मेमन। लेकिन जब शोर उठा, लोगों ने लान तान की कि क्या कर रहे हो आप, यहाँ भी तासुब का मुजाहरा, तो उन्होंने आफत ज़दा करार दे दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुकामी लोग हैं, जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं, जो वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, उनको बिठाएं। वजीर आला वजीर आजम से तो कह रहे हैं कि आप सिंध का दौरा नहीं कर रहे और आप हमसे राब्ता नहीं कर रहे। मैं सिंध का रहने वाला हूँ, मैं सिंध के बाशिंदा हूँ, सिंध को ओन करता हूँ, सिंध को धरती मानता हूँ। तो ये वजीर आला मेरे शहर में आता है, मुझसे मुलाकात नहीं करता, वजीर आला की इंतजामिया हमसे राब्ता नहीं करती, वजीर आला हमसे तजवीज़ नहीं लेता। 2 नंबर लतीफाबाद हमारा डूबा हुआ था, वजीर आला आए 2 नंबर के किनारे पर और वहाँ से उतरे बगैर, लोगों से मिले बगैर, कोई रिलीफ का ऐलान किए बगैर चले गए। वहाँ के अच्छा साबिर साहब, मैं माजरत के साथ एक सवाल आपसे यहीं पर कि आप 2 नंबर का जिक्र कर रहे हैं, लतीफाबाद 2 नंबर, ये को पहली बार तो नहीं डूबा? लतीफाबाद 2 नंबर पर सड़क जो बनाई गई है, मेन रोड वो ऊपर है और उसकी आबादी नीचे है। हाँ नहीं, देखें लतीफाबाद 2 नंबर की जो असल पोजीशन है वो ये है कि ये इलाका हमेशा से नीचे है और ये कोई सड़क ऊपर करके नहीं बनाई गई। एक जो इलाके की डेमोग्राफी होती है, नशीब व फराज होते हैं, उसके मुताबिक 2 नंबर का इलाका नीचे है, 7 वाले इलाके ऊपर है। लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है कि उसको हम पानी को वहाँ से निकाल ना सकें। वहाँ कभी पंप खराब होता है, कभी लाइन खराब होती है, इंतजामिया कहती है फंडिंग की प्रॉब्लम है। वजीर आला और वहाँ के जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, जो हमारे जिले इंतजामिया आजकल उनके कमदारों का किरदार अदा कर रही है, वो कुछ देने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से तमाम लोग मसाइल का शिकार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर कायम खानी साहब, रहनुमा MQM और MNA-MQM के हमारे साथ मौजूद रहे। तरीन साहब, अभी भी मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं यही देख रहा होता हूँ कि एक दूसरे पे मलबा डाल देना आसान होता है, मेरा ख्याल है ये। लेकिन बेहतर ये ना होता कि फारूक सत्तार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ आप जब उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा ठीक है, जो MQM कर सकती थी, जो मेयर कर सकते थे, वो भी नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने बता दिया कि इस तरह अर्बन डेवलपमेंट को आप बेहतर कर लें, इसको बेहतर कर लें, उसको बेहतर कर लें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या ये पानी सरों पर आ जाए फिर याद आता है? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ की ना कि ये वाला काम कराची में 3-4 मसाइल हैं जिन कराची में बल्कि पूरे सिंध में जो हैं, अगर वो मसाइल पहले कर लिए जाएँ। नंबर 1, पानी की निकासी, जो इस्तेमाल शुदा पानी है उसकी निकासी क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या है, उसको ठीक कर लिया जाए। उसके बाद दूसरा है तजावीज़ात, जो नजायज़ तजावीज़ात बनी हुई हैं, ये सारी तजावीज़ात, इनका क्या किया जाए। फिर वहाँ कूड़ा क्रिकेट जो है उसको कैसे करना है। और चौथा, नालों की सफाई। ये काम जो है, ये 3-4 पॉइंट हैं। सर, सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी तरीन साहब। सईद गनी साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये बताएं कि वफाकी वजीर शिबली फराज साहब ने तो ये कह दिया है कि 10 अरब डॉलर अगर हमारे पास होते भी तो हम ये उनको ना देते, क्योंकि करप्शन की नज़र हो जाते, वो ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में चले जाते। अब कैसे सिंध और वफाक बैठ के मसाइल को हल करेगा कराची के? पहली बात तो ये है कि जब से इनकी हुकूमत आई है, करप्शन के केसेस तो इनके निकल रहे हैं, हमारे तो अभी नहीं निकल रहे। और इनकी तमाम ATMs जो है वो चीनी में, गंदम में, पेट्रोल में और मुख्तलिफ दवाइयों में पैसे बना के मुल्क से भाग रहे हैं। ये तो सारी दुनिया के सामने सबको पता है, आपको भी पता है। जहां तक 10 अरब डॉलर की बात है, ना इनसे किसी ने मांगे थे और ना ये देने जैसे हैं।
बात गालिबन इस तरह हुई थी कि कराची के मसाइल का हल क्या है, तो हमने वर्ल्ड बैंक से एक कराची इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी बनवाई थी और वो पूरा एक बहुत कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें कराची के जितने इश्यूज हैं उनको हल करने का तरीका और उसको रास्ता दिखाया गया है। उस पर टोटल जो कॉस्ट है वो 10 अरब डॉलर है और उसी के सामने रखते हुए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों के साथ सिंध हुकूमत ने जो कराची की डेवलपमेंट के लिए वायदे किए हैं उसमें तकरीबन कोई 1.1 अरब डॉलर के मंसूबे हमने ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और वो अब किसी भी वक्त हम उसको शुरू कर देंगे, एग्जीक्यूशन के मरहले में आ गए हैं। और जाहिर है जब इतने बड़े शहर के लिए आप सारे इशूज को हल करने की बात करेंगे तो ये कोई 1-2 अरब रुपए की बात नहीं है। अगर ये तो 10 अरब डॉलर हमने मांगे भी नहीं, खैर अपने सवाल से कहे, उनसे किसी ने पूछा होगा, उन्होंने बता दिया। लेकिन जो वजीर आजम ने कहे थे, जो वजीर आजम ने कमेटियां बनाई थी, उन कमेटियों ने खुद ही जो तजावीज दी थी, उसके बाद वजीर आजम ने कहा था कि 162 अरब रुपए जो हैं वो हम कराची की डेवलपमेंट पे लगाएंगे। 2 साल गुजर गए, उनमें से तो 1 रुपया भी नहीं लगा। कम से कम ये वही लगा दे। या जो सिंध हुकूमत को एनएफसी से शेयर मिलना होता है, जिससे फेडरल गवर्नमेंट हमसे हर साल वादा करती है कि आपको इस साल एनएफसी के मद में इतने पैसे हम देंगे, और उसमें हर साल कटौती होती है और गालिबन पिछले माली साल में तो कोई 200 अरब रुपए से ज्यादा की कमी हुई है। इस साल भी जो इनके हाल है लग ही रहा है कि ये पूरे नहीं देंगे, तो कम से कम वो पैसे इसी को पूरे दे दें ताकि हम लोगों के मसाइल। सईद गनी साहब, जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर बताया जा रहा है कि जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर कराची आ रहे हैं और वहां को वो मीटिंग बुलाना चाहते हैं और बैठ के मिलकर काम करने की कोई तजवीज़ देना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि वफाक और सूबा मिलकर कोई काम कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल को हल करने में कोई काम शुरू करे, कोई मनसूबा शुरू करे? सज्जाद साहब, वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम सूबों में यकसा तौर पर जो वफाकी PSDP होती है या जो सूबों के मसाइल होते हैं उनको हल करने में उनकी मदद करें। ये कोई एक अजीब सी चीज नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि सूबा सिंध वाहिद सूबा है जहां पर एक अपोजिशन पार्टी की हुकूमत है और बदकिस्मती से पिछले 2 बरसों में शायद ज़हनी तौर पर PTI ने उसको तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कमी है और जो एक वफाक और सूबे के दरमियान आईनी तौर पर रिश्ता होता है वो बेहतर तौर पर नहीं बन सका। अब अगर वजीर आजम साहब को ये एहसास हुआ है, वफाकी हुकूमत को ये एहसास हुआ है कि उन्हें सूबा सिंध में भी कुछ काम करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई आप सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सूबे में मुख्तलिफ जिलों में जहां जहां पर तरक्याती काम कराने की जरूरत है, आप सूबा सिंध की हुकूमत की मदद करें, आप आए वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और सूबा वफाकी हुकूमत का भी जो फेडरल PSDP होता है वो ज़ाहिर इस्लामाबाद के लिए तो नहीं होता ना, उसका बहुत बड़ा चंक जो है वो मुख्तलिफ सूबों में खर्च होता है, तो इसी हिसाब से फिर सूबा सिंध में भी वो खर्च होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब आते हैं, अगर सूबा सिंध के मसाइल को हल करने में सूबाई हुकूमत की मदद करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उनका फर्ज है, उनको करना चाहिए। सईद गनी साहब, ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध ने जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपील करने में ताख़ीर की है। अगर कुछ पहले कर देते तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हेल्प के लिए आ जाते और शायद मुश्किलात ना होती। और इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि पहले तो कराची की छोटी छोटी बस्तियाँ डूबती थी, इस दफ़ा तो डिफेंस भी डूब गया है। जी देखिए, कम से कम इससे ये बात तो वाज़ेह होती है ना कि कराची में अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं और ये अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह रहम करे तमाम इलाकों पर, कहीं पर भी इस किस्म की बारिश होगी तो इस किस्म के नुकसान होंगे और ये तकालीफ शहरियों को उठानी पड़ेगी। जहां तक बैनुल अक़वामी इदारों से मदद की बात है, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने वो सीएम साहब का वो स्टेटमेंट नहीं सुना था, लेकिन जो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्होंने बारिशों के हवाले से मदद की बात गालिबन नहीं की होगी। जो मैंने आपको बताया कि 10 अरब डॉलर कराची को ठीक करने के लिए दरकार हैं और ये 10 अरब डॉलर ना सूबाई हुकूमत के पास है ना वफाकी हुकूमत के पास है। इसमें हमें वफाकी जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी मदद और ताउन की जरूरत पड़ेगी और वफाकी हुकूमत भी करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप सीपेक पे कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं, इसी तरह सूबा सिंध में भी और खासतौर पर कराची में भी आपको इस तरह बैनुल अक़वामी इदारों की मदद दरकार है। सईद गनी साहब, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है कराची के लिए उसकी तैनाती में क्या मुश्किलात हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। दूसरा ये कि आपके लिए परेशानी है NFC के तहत, जो दीगर मामलात हैं वो परेशान कुन हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो बल्दियाती इदारे हैं जैसे मेयर कराची, वो अपने इख्तियारात का कहते रहे 4 साल। नहीं, देखिए मैं पहली बात तो वाज़ेह कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एक नहीं लगना,
पूरे सूबे सिंध में कोई 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर लगने हैं और वो कानून के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने लगाने हैं। अब ये सिर्फ कराची के एडमिनिस्ट्रेटर पे पता नहीं क्यों हम हर सिर्फ बात कर रहे होते हैं, और हमने सिर्फ अगर एक आदमी लगाना होता तो शायद आसानी से कर लेते, लेकिन 1500 के करीब लोग हैं और 1500 में भी कम से कम कोई 60-70 लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो मुख्तलिफ यूसी से ऊपर की सतह के लोग हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाने हैं, टाउन्स में आपको लगाने हैं, जिस तरह कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में आपको लगाना है, हैदराबाद में आपको लगाना है। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं और वो एक आध दिन में हम फाइनलाइज कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ये 1500 एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे जो कानूनी तौर पर सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, हम ही लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब सूबाई वजीर हैं, सिंध से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बात की। मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सजाद तरीन साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा दीगर मसाइल भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम साहिबा के और मसाइल, जरदारी साहब के अलग मामलात हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सईद गनी साहब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, MQM के रहनुमा साबिर कायम खानी ने भी मसाइल पर बात की, लेकिन मलबा कभी कोई किसी पर और कोई किसी पर डाल रहा है। सजाद तरीन साहब ने कुछ इस पर कमेंट करना था, फिर मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा और मियाँ साहब के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से और मरियम साहिबा के हवाले से कुछ पूछूंगा आपसे। कराची का सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अवाम मुश्किलात का शिकार है ना, इस दफ़ा तो कराची में ये हुआ, जैसे सईद गनी साहब को भी मैं कह रहा था कि पहले तो कराची की छोटी छोटी बस्तियाँ, गरीबों की बस्तियाँ जो है ना, उनके साथ ये सारा कुछ होता था। इस दफ़ा जो है वो अशराफिया के जो बड़े बड़े इलाके हैं उनको भी पता चला है कि गरीबों के मसाइल क्या होते हैं, और पानी, उनको तो फर्नीचर भी महंगे होते हैं, उनके तो घर के जो सब बाकी चीज़ सामान है वो भी गरीबों से बहुत महंगा होता है। तो इस दफ़ा उनको भी ज़रा दुख में शामिल होना पड़ा है गरीबों के। तो ये कराची का मैं समझ रहा था कि अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जुम्मे को जा रहे हैं और इसका कोई हाल होना चाहिए। सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक बार फिर थोड़ी सी मुश्किलात आपके सामने ही है मामला। सियासी वज़रा पहले ये कहते रहे हैं कि अब कुछ मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की खामोशी, बिलावल साहब का शहबाज शरीफ साहब से थोड़ी सी दूरी, मौलाना साहब के अपने गिले शिकवे, APC का ना होना, मरियम साहिबा का दोबारा से अदालतों में जाना एवन फील्ड और दीगर मामलात में। मियाँ साहब को उन्होंने 10 सितंबर और आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब को 9 सितंबर को अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। नहीं, मियाँ साहब को तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए वापस आने के लिए कि आ जाएँ, वरना फिर बाद में इश्तिहारी करार। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब सियासत जो है, एक तो अदालतों में लोग कर रहे हैं, मुकदमात पे कर रहे हैं। के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक बासित अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी बासित साहब, ये बताएं कि आज 12 कऊ पे कितनी तादाद थी जो मरियम नवाज साहबा की जो इस्तकबाल कर रहे थे, लोग कितने थे वो? जी सजाद तरीन साहब, माशाल्लाह आप सहाफत में एक वसी तजर्बा रखते हैं और आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और PTI की भी आपने लॉन्ग मार्च कवर की हैं। काश आज आप वहाँ मौजूद होते तो आप अपनी आंखों के साथ खुद देख सकते थे कि जो आज का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का काफिला था वो किसी तारीखी काफिले से कम नहीं था। तो आप ये बताएं कि कारकुनों का जो जोश और जज्बा है उसको देखकर आप क्या पैगाम महसूस कर रहे हैं? जी, हमारे जो आज के दिन जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो रैली थी वो माशाल्लाह एक तारीखी रैली थी और कारकुनान के जज्बात बहुत ज़्यादा थे। वो कारकुनान रात को ही मरी में जमा हो गए थे और वो चाहते थे कि कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा उनके साथ खिताब करें, उनको देखें। और आज के दिन की जो रैली थी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचने तक जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे और कारकुनान के जज्बात बहुत ज़्यादा थे और हुकूमत की तरफ से खड़ी की गई जगह जगह रुकावटों को अबूर करते हुए और मौसम की परवाह न करते हुए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अच्छा, मलिक बासित साहब, नैब जब गई मरियम साहिबा तब भी हमने देखा एक बड़ा जम्मे गफीर उनके साथ था, आज भी देखा हमने। क्या बहुत ज़रूरी है कि मुकदमात का सामना करने के लिए सियासी पावर शो किया जाए? मरियम साहिबा थोड़ी सियासत से दूर है लेकिन सियासी पावर शो कर रही हैं वो। तो जातरीन साहब, मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हमेशा से अदालतों का एहतराम करते आए हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अदालतों का एहतराम करते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया मलिक बासित अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। तो इन सब क्या बहुत ज़रूरी है पावर शो करना, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों? नैब के वहाँ जो मामला बना वो कोई अच्छे मनाजिर तो नहीं थे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, मसला ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, वो कहीं भी जाती है तो कारकुन जो हैं, पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है, गरीब कारकुन जो है, वो लीडरशिप को देखने के लिए वो हर जगह पहुंच जाता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मरीम नवाज साहबा के लिए आई हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, वो जब आती थी अदालतों में तो उनके कारकुन भी ऐसे ही आते थे। एक मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक दफ़ा एहतसाब के कोर्ट में जो है आपके मामू भी वहाँ मौजूद थे, केस चल रहा था, तो एक गवाह का वहाँ पीपल्स पार्टी की एक खातून कारकुन ने मुंह काला कर दिया, उसके मुंह पे से स्याही डाल के अदालत के अंदर। तो ये तो अदालत के अंदर ऐसे हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये कारकुन आते रहते हैं, कारकुन जो हैं उनको रोकना हुकूमत का काम होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपने कारकुनों को कहें जी आप ना आएँ या आप रुक जाएं वहाँ। लेकिन मैं उनके लिए कहना मुश्किल हो जाता है। सर ये बताएं कि अब ये जो केसेस एकदम से बड़ी तेजी से मामला आगे बढ़ रहे हैं, मियाँ साहब के लिए क्या परेशानी हो सकती है? मियाँ साहब तो आने पर तैयार नहीं है। मरीम साहिबा कह रही हैं कि वो इलाज की गर्ज से बाहर गए हैं, बीमार आदमी हैं और वो जब ठीक होंगे तब आएंगे, यानी वो अभी आने के मूड में नहीं है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो मुश्किलें थीं वो तकरीबन उनकी ख़त्म, वो उन्होंने गुजार ली हैं, वो उन मुश्किलों से गुजर चुके हैं। देखें, हुकूमत उनकी चली गई, मुकदमात उनके हो गए, जेल वो आए, जेल में यहाँ रहे भी सही। और बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन से अपनी बेटी की उंगली पकड़कर पाकिस्तान में आए। लंदन में जिस तरह वो जिस जगह रहते थे वहाँ का माहौल देख लें और फिर यहाँ जेल का माहौल जो है, तो वहाँ से जेल आना, गिरफ्तारी देना, वो जो मुश्किलात थी वो गुजर गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ की मुश्किलात जो हैं वो कम होने की तरफ जा रही हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑन एयर कही नहीं जा सकती, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की जो मुश्किलात हैं अब उनमें आपको दिन ब दिन जो है वो कमी नज़र आएगी। आप अपने ज़रा मुझे एक मामलात से सोच जो आपकी है वो क्या कहती है? मियाँ साहब वापस आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है हालात पर। अगर हालात ऐसे बन जाते हैं और जो उनकी मुश्किलात हैं वो तेज़ी से अगर कम होना शुरू हो जाती हैं तो फिर इसमें कोई वो नहीं है कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। अभी ये 10 तारीख को मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब पेश होंगे, वो उसके बाद आएंगे ज़रूर, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ को ये पता है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सारी जो पॉलिटिक्स है उसको नुकसान होगा, जो मरीम नवाज़ ने आगे चलना है। और मरीम नवाज़ जो है वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी लीडर हैं, अरसलान खोखर साहब, जो मज़ाहमत की सियासत करना चाहती हैं, जो अग्रेसिव सियासत करना चाहती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून वालों का ये मिजाज नहीं है कि अग्रेसिव सियासत करना या मज़ाहमत की सियासत करना। लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में एक ऐसी उभर के आई हैं कि जो सियासत को दूसरे अंदाज में करना चाहती हैं, जो मज़ाहमत की सियासत होती है और जो अगर आप मज़ाहमत की सियासत करते हैं तो फिर तारीख़ में आपका नाम लिखा जाता है, तारीख़ भी आपको बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देती है। सियासी एजुकेशन के तौर पे जो मरीम नवाज साहिबा अभी इस वक्त कर रही हैं, तो क्या सियासी तौर पे एजुकेट वो बेहतर तरीके से हुई हैं अब तक आपकी नज़र में? देखिए, मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा के जो 2-3 हमारे दोस्त अतालीक हैं, जो कुछ वो उनको बता रहे हैं, वो ख़ुद बहुत बड़ी इनकलाबी सियासत करते रहे हैं और वो समझते हैं कि इनकलाबी सियासत कैसे होती है, वो समझते हैं कि मज़ाहमत की सियासत कैसे होती है, और वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर मज़ाहमत की सियासत की जाए तो अवाम फिर उसका उधार चुका देते हैं, अवाम फिर उसका जो साथ भी देते हैं। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में 10 अप्रैल 1986 को जब नहीं 10 अप्रैल 1986 को जब पहली दफ़ा आई थी, तो उस वक्त ऐसे लगता था कि पूरा पाकिस्तान वहाँ जो है मतलब आ गया है लाहौर में, और बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे, सियासी तज्जिया निगार थे, वो उन्होंने वो जलसा देख कर उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि अब ज़िया-उल-हक की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। वो तो हादसा हो गया, लेकिन अब वो उन्होंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं अब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर मरीम नवाज़ मज़ाहमत की सियासत करेंगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम उनसे यकीनन मोहब्बत करेंगे। सर, और अपोजिशन के बारे में एक आम फहम सा ख्याल बन चुका है कि अपोजिशन में ताकत सकत नहीं रही। जरदारी साहब के लिए 9 सितंबर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फरियाल तालपुर साहिबा और जरदारी साहब के लिए।
दूसरी तरफ मियाँ साहब के लिए 10 सितंबर सामने खड़ी है, नहीं आते तो फिर यकीनी तौर पर अदालत कुछ भी कार्रवाई सख्त कर सकती है, इश्तहारी भी करार दिया जा सकता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जहाँ तक बात है आसफ़ अली ज़रदारी साहब की, आसफ़ अली ज़रदारी साहब तो मेरे ख्याल में जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उन्होंने शादी की और मोहतरमा इक़्तिदार में आई तो उनके बाद फिर उन पर मुकदमात की एक लातादाद तादाद उनके ऊपर मुकदमात, इतने मुकदमात हैं उन पर कि मेरे ख्याल में पिछले 10 साल भी वो मुकदमात में रहे, अब भी वो मुकदमात पर हैं और शायद हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी उनको मुकदमात का सामना करना पड़े। असल में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन की जितनी तमाम लीडरशिप है वो चंद एक को छोड़ के, जमात इस्लामी को या मौलाना फजल रहमान साहब को छोड़ के बाकी जितनी जमातें हैं, मौलाना साहब की पार्टी में भी अकरम दुरानी साहब और 2-4 और लोग जो हैं वो नैब के रडार पर हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हो रही हैं। बाकी जितनी लीडरशिप है उन पर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, और वो करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं उन्हीं की वजह से मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ एक बहुत मौसर प्रोपेगेंडा किया जाता है और जिसकी वजह से वो अपने मुकदमात की वजह से अवामी जो इश्यूज़ हैं उन पर बात नहीं कर पा रहे। और उस दौरान जो मरीम नवाज़ कभी कभार आती हैं, वो भी अगर मरीम नवाज़ साहबा को नैब लाहौर वाले ना बुलाते तो वो खामोश थी, उनका ट्विटर भी खामोश था, वो कुछ नहीं थी। जब से मियाँ नवाज़ शरीफ गए उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की। वो नैब वालों ने बुलाया तो उनको एक मौका मिल गया बात करने का। इसी तरह आज जिस तरह अदालत में आई और मलक असद साहब हमें बता रहे थे कि कारकुन हमारे बहुत चार्ज थे, तो मैं ये समझता हूँ कि एक हुकूमत भी जो है उनके लिए ऐसे रास्ते फराहम कर रही है कि जिस पर वो आएँ, उनके कारकुन जमा हों तो कोई माहौल बने। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कोई तहरीक चल सकती है या उसमें कोई बड़ी मज़ाहमती तहरीक चल सकती है या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कुछ हो सकता है। आल पार्टीज ग्राउंड अच्छा मिला हुआ है। जी हाँ, अभी तो बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अपोजिशन तकसीम है, जो बड़ी दो जमातें शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल देख रहे हैं? एपीसी का क्या मसला है? एपीसी कहाँ चली गई है, क्यों खामोश हो जाती है? आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो ये कहा जा रहा था कि मुहर्रम के बाद होगी। मुहर्रम अब खैर खरीद से गुजर गया है। अब देखना ये है कि क्या वो आल पार्टीज हो पाती है या नहीं, और अगर हो पाती है तो उसमें क्या कोई फैसले होते हैं, ऐसे फैसले जो मुल्क कौम के लिए की बेहतरी के लिए हों, जिन पर अमल दरामद भी हो सके। अगर इस तरह के कोई फैसले होते हैं तो ठीक है। अगर ये ऐसे गपशप है और आते हैं, नशिस्त होती है और फिर कहते हैं जी एक कमेटी बन गई है या जैसे पहले रहबर कमेटी है जी अब वो फैसला करेगी हमने क्या करना है, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे गपशप ही होगी। और दूसरी बात जो है, जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ना, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा ज़रा उनसे भी बात कर लें। जी जनाब आफ्ताब साहब, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जुमे को, जो कराची के मसाइल हैं पीटीआई के, आप जो वहाँ लोग हैं आपने कोई होमवर्क किया है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या बताना है? सर मेरे ख्याल में कि होमवर्क की जरूरत नहीं है, कराची खुद अपना होमवर्क खुद बताएगा अपने मुंह से, समझे ना। तो वो कराची अपना खुद बताएगा कि जी कराची के साथ क्या असर किया है पिछले 35-40 साल में। तो मैं ये समझता हूँ कि हर गली, हर कूचा, हर सोसाइटी, हर जगह जो है वो खुद ही है, वो अपनी जुबान से ही खुद बोलेगी। लेकिन ये जो 35-40 साल का आपने जिक्र किया, इसमें से एक पार्टी तो अभी भी आपके साथ है, हुकूमत का साथ है, एमकेएम जो है वो मौजूद है हुकूमत में। अच्छा देखिए, मैं तो मेरे साथ भी बैठे हूँ तब भी मैं यही बात करूंगा कि अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो सियासत को सियासत करना चाहिए, खिदमत को खिदमत, लेकिन जुल्म नहीं करना चाहिए। इस शहर कराची के साथ जुल्म किया जो लोग भी इसमें हुकूमत में रहे, चाहे वो हमारे दाएं हाथ में बैठने वाले हों या बाएं हाथ में बैठने वाले हों, समझे ना। क्योंकि जिन्होंने, जो देहाती थे उन्होंने देहातों को लूट लिया, जो शहरी थे उन्होंने शहर को लूट लिया। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। सजात साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त की ज़रा कमी है, वरना बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस की जा सकती हैं। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।